नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने सिमुलेटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन शुरुआत की थी और मैंने कहा था कि इसमें से एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म आएगा, हमेशा आता है और सिंपल क्वेश्चन आता है, ज़्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी हम बात कर लेंगे इस पर। और लगभग जितने भी हमने लेक्चर किए हैं उनमें आपके सारे क्वेश्चन ही जो हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे एग्जाम में आते हैं और आप इसी तरीके से उनको सोल्व भी कर पाते हैं। और दोस्तों, इसकी क्लास के जो नोट्स हैं अब आपको डायरेक्ट पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे। पहले मैं जो लिंक डालता था अब वो लिंक नहीं, अब आपको डायरेक्ट आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी और उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने नोट्स खुद तैयार कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का झंझट नहीं है तो जाकर चैनल को, वो टेलीग्राम जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज क्या होगी, एक और प्रकार की इक्वेशन आने वाली है, सिमुलेटेनियस इक्वेशन इन ए डिफरेंट फॉर्मेट। सिमुलेटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट। जो आपने पिछले लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा था कि आपको दो चरों के रूप में इक्वेशन, दो आश्रित चर थे और एक स्वतंत्र चर था, दो आश्रित चर और एक स्वतंत्र चर, जिसमें आपने कुछ इस प्रकार इक्वेशन बनाया था कि जिसके अंदर एफ डी मान लीजिए और एक ये है एफ टू डी वाई बराबर आपके पास कोई फंक्शन था एफ टी का फंक्शन। टी क्या था? स्वतंत्र चर। और ये दो चर क्या थे? आपके आश्रित चर थे, तो टी पर डिपेंड थे। तो आपने कैसे इसका सॉल्यूशन किया कि जितने इसके अंदर आश्रित चर होंगे, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके मान कितने होंगे, तो जितने आश्रित चर होंगे उतनी ही अवकल समीकरण बनेगी, जितने आश्रित चर हैं उतने अवकल समीकरण। अब यहाँ पर दो आश्रित चर हैं तो दो अवकल समीकरण होगी, तीन होते तो तीन समीकरण आपके पास होती। और आप उसे हल कैसे करोगे? जो आपने पिछले जो 10th क्लास में विलोपन विधि पढ़ी थी उस विधि द्वारा आप इनको हल करोगे, एक्स वाई के मान आएंगे। वो हमने अच्छे से पिछले क्लास में जो 45 मिनट की क्लास थी उसके अंदर अच्छे से हमने पढ़ दिया। लेकिन यहाँ पर अब एक और चीज आती है कि जो आपका डिफरेंट फॉर्मेट, अब इसके अलावा आपको इक्वेशन मिलेगी कैसे? तीन चर वाली। अब यहां पर आपको तीन चर वाली इक्वेशन मिलेगी, तीन चर वाली प्रथम कोटि की आपको अवकल समीकरण मिलेगी। ठीक है, यानी उसके अंदर तीन चर होंगे। कैसे? आपके पास मान लीजिए यहां पर P1 dx प्लस Q1y प्लस R1 z बराबर 0। दूसरी इक्वेशन P2 dx प्लस Q2y प्लस R2z बराबर 0। सिंपल है, कुछ चीजें आसान है, देखिए ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये इस रूप में आपको इक्वेशन मिलेगी। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, याद रखना है, पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, पूछ ली जाती है एक नंबर के क्वेश्चन में। क्योंकि देखिए ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेंथी क्वेश्चन आएंगे तो एक एक क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपसे इसका फॉर्मूला पूछ सकता है कि किस रूप में इसकी इक्वेशन होगी। तो किस रूप में होगी? देखिए जो इसका मानक रूप है dx अपॉन p बराबर dy अपॉन q बराबर dz अपॉन r, इस रूप में आपको इक्वेशन मिलेगी। और ये इसका क्या है? मानक रूप होगा। अब देखो, इसको आप इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। दो तीन नियम है इसके अंदर, दो तीन रूल हैं, उन रूल्स की सहायता से, आप उन नियमों की सहायता से इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं? देखिए रूल आप तभी समझ पाओगे जब आप क्वेश्चन करोगे। तो मैं हमेशा, मेरा यही तरीका है कि आपको क्वेश्चन पहले सोल्व कराऊं, उससे आपको नियम समझाऊं। यानी जो हमारी टीचिंग मेथड है, उदाहरण से नियम की ओर जो चीजें चल रही हैं वही चीजें हम रिपीटेड करते हैं और ऐसे ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाती है। और ये जो बुक है इसमें सबसे पहले आप एग्जाम्पल समझोगे तभी जो नियम है वो समझ में आएगा, अन्यथा नियम वगैरह कुछ समझ में आएगा नहीं। चलो एग्जाम्पल करते हैं। एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख लीजिए। हल करने के नियम है, तो रूल पहला क्या है दोस्तों? देखिए अब हम सोल्व करते हैं जो आपकी इक्वेशन है। रूल फर्स्ट, ठीक है।
यानी रूल पहला कहता है कि जब एक चर या तो विद्यमान ही न हो, यानी आपको देखिए इस रूप में है, तीन चर है dx बाई पी dy अपॉन क्यू बराबर dz अपॉन आर। तो यहाँ पर पी क्यू आर में यहाँ पर भी आपको एक्स वाई के फंक्शन ही मिलेंगे, एक्स वाई के फलन ही मिलेंगे, एक्स वाई के चर ही मिलेंगे। तो आप उसे कैसे सोल्व करोगे कि यहाँ पर पी और क्यू, अब यहाँ पर देखो मान लीजिए यहाँ पर आपको z मिल जाए dx अपॉन इस रूप में आपको इक्वेशन मिल जाए, जो रूल कहता है आपको अभी मैं समझा देता हूँ, वाई स्क्वायर z बराबर डी वाई एक्स जेड और डी जेड अपॉन में वाई जेड। ये आपके पास इक्वेशन है। ये किस फॉर्मेट में होगी, डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर के रूप में। अब पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि एक चर या तो मौजूद ही न हो या फिर अन्य दो चरों से निरस्त हो जाए। कैसे, यहां पर देखो जेड से जेड आपका कैंसिल हो रहा है, तो ये इक्वेशन पहले दो लेकर आपको दो हल निकालने हैं, तो पहले दो ले लीजिए, उसके बाद फिर दो ले लीजिए, पहले दो और उसके बाद दो आपको लेने हैं। इससे आपको दो स्वतंत्र हल प्राप्त होंगे। कितने, दो स्वतंत्र हल प्राप्त होंगे। अब स्वतंत्र हल का तात्पर्य क्या है, दो स्वतंत्र हल, यानी अगर आपको इस रूप में x प्लस वाई प्लस जेड इस रूप में आपको फॉर्मेट में मिले एक्स वाई जेड के रूप में, यानी ऐसे मिल जाए एक्स वाई जेड u1 मिल गया, एक समीकरण बराबर c1, दूसरा हल आपको मिल गया u2 एक्स वाई जेड c2। अब ये u1 u2 यहां पर ये क्या है, स्वतंत्र कैसे होंगे, अगर इसकी वैल्यू किसी पर डिपेंडेबल नहीं है। मान लीजिए यहां पर u1 बराबर आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड है, u2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो ये दोनों स्वतंत्र हैं, ये दोनों स्वतंत्र है। लेकिन ऐसा एक और हल हो, u1 बराबर आपके पास आ गया x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, लेकिन u2 बराबर आपके पास 4x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा हल है, यानी 4 से गुना है, तो ये वैल्यू तो आपके पास होगी, लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, 4 से गुना होगी, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन ये दोनों स्वतंत्र हैं, तो ध्यान रखना है स्वतंत्र हल ही यहां पर ज्ञात करने हैं। तो स्वतंत्र हल में आपको एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर के रूप में हो, एक्स क्यूब के रूप में हो, तो वो स्वतंत्र चीजें होगी। अगर उनके साथ कोई अचर गुणा में है, देखो यहां पर 4 गुणा किया था हमने, तो ये स्वतंत्र हल नहीं होगा आपका, तो ये आपको याद रखना है। अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। हम क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि जो मैंने अभी बताया है कि वो है क्या। देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं अभी, कैसे सोल्व करना है। तो रूल फर्स्ट से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका x dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड बराबर डी वाई अपॉन में एक्स जेड और डी जेड अपॉन में है वाई जेड। अब रूल फर्स्ट क्या कहता है कि आपको पहले प्रथम दो से फिर आपको ऐसे दो दो ही लेने हैं, यानी पहला और दूसरा ले लिया, फिर दूसरे और तीसरे को बराबर ले सकते हो, पहले और तीसरे को बराबर ले सकते हो, वहां से आपको समाकलन करके अवकल समीकरण सोल्व करनी है, और वहां से जो हल आएगा वो स्वतंत्र हल है। तो दो स्वतंत्र हल आपको ज्ञात करने होते हैं। तो देखो यहां पर एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड बराबर डी वाई अपॉन एक्स जेड बराबर डी जेड अपॉन वाई जेड। तो पहले दो से, प्रथम दो से, तो देखो क्या होगा, एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड डी वाई अपॉन एक्स जेड। अब देखो जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो अब ये दो आपके पास हैं, वो किस रूप में है, dx और dy में, और यहां पर जो आपके चर हैं वो भी देख सकते हैं y और x है, z का कट गया। तो ये आप इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं जो पिछले मेथड्स आपने पढ़े हैं, चरों का पृथक्करण पढ़ा आपने, समघात पढ़ा, वही मेथड यहां पर लगाने हैं। तो यहां पर मेथड लगाओगे यानी चरों के पृथक्करण से, इजी है बिल्कुल चीजें। अब देखो चरों का पृथक्करण करोगे, ये वाई स्क्वायर इधर जाएगा और ये इधर आ गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर इधर जाएगा तो वाई स्क्वायर डी वाई, ये आपके पास आ गया। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं कैसे, डायरेक्ट अब आपको समाकलन ही करना है। तो लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई
क्यूब अपॉन 3 और बराबर जो कांस्टेंट आएगा एक, या आप इधर इससे पहले ले आए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक कांस्टेंट आएगा, आप उसे सी मान लिया। ठीक है, अब देखो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब 3c। अब इस सी को एक और अक्षर मान लीजिए, कौन सा, c1। एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब बराबर c1। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, आपको जो नीचे अक्षर राशि आएगी उसको नहीं लेना, आप उसे कांस्टेंट में जाने दीजिए, कांस्टेंट में उसे कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास आ गई समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो एक हल और आपको ज्ञात करना है, अब आपको एक हल और ज्ञात करना है। अब देखो कौन सा लेंगे हम, ये तो आपने पढ़ लिया। अब देखो एक हल और हमें ज्ञात करना होगा, पहले प्रथम दो से लिया, अब आप इसको और इसको भी ले सकते हैं, दूसरे और तीसरे से। ऐसे देखो जिसे सोल्व किससे हो रहा है, अब दूसरा और तीसरा लेकर देखते हैं, आप एक बार देखते हैं द्वितीय व तृतीय से, जिससे हल होगा वही लेना है। अब देखो dy, यहां से समझ जाओगे कि कौन सा लेना है आपको, yz। देखो z से z तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहां पर x भी आ रहा है, क्या यहां पर x का अवकल संकारक है, dx आपको कहीं दिखाई दे रहा है। अब x को कैसे हटाओगे आप, तो ये तो आपको नहीं लेना, ये तो नहीं लिया जाएगा, तो लेंगे कौन सा, अब बचा है प्रथम और तृतीय वाला, तो प्रथम व तृतीय से। इसमें देखो फिर x dx अपॉन में क्या आएगा, वाई स्क्वेयर z बराबर है dz अपॉन यही है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, यहां से जो कट रहा है वो काटो, पहले z से आपका z कैंसिल हो गया। ठीक है, वाई स्क्वेयर z है क्या, प्रथम और तृतीय से। एक मिनट, क्वेश्चन सही लिखा है क्या, एक मिनट, क्वेश्चन शायद हमने गलत लिख लिया है। जो ये था ना, यहां पर वाई स्क्वेयर जेड है, वाई स्क्वेयर जेड, ये वाई स्क्वेयर है दोस्तों क्वेश्चन के अंदर, वरना ये भी सोल्व नहीं होगा। देखो वाई, फिर वाई कहां से काटोगे आप, तो यहां से वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर आपका कैंसिल हो गया, तो देखो क्या बचा आपके पास, एक्स डी एक्स और यहां पर केवल मात्र वाई स्क्वेयर ही, क्वेश्चन गलत लिख दिया हमने। तो ये जेड, देखिए वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल हो गया, अब जेड इधर जाएगा, एक्स डी जेड, देखो यहां पर क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर बाई 2। ठीक है, एक्स स्क्वेयर बाई 2 और यहां पर बराबर जेड स्क्वेयर बाई 2 और प्लस का जो आपके पास कोई कांस्टेंट है वो आप ले सकते हैं सी। एक्स स्क्वेयर माइनस का जेड स्क्वेयर, ये दो आप इधर ले जाएंगे बराबर 2c, और 2c को एक नया कांस्टेंट दे दीजिए c2। ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से आपके स्वतंत्र हल हैं ये, और स्वतंत्र हल हैं तो ये आपका अभीष्ट हल होगा। समीकरण 1 व 2 से अभीष्ट हल, यही आपके हल प्राप्त होंगे। ऐसे हल आपको ज्ञात करने हैं, और आपने बीएससी के अंदर पढ़े भी थे, कुछ नहीं है, दोबारा सुनिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिख दिया था। देखो क्वेश्चन क्या था, जो पहला रूल हमने पढ़ा, रूल फर्स्ट है कि कोई भी आपके पास चर हट रहे हैं, दो लेकर देखेंगे, और जहां से या तो एक चर हो ही ना, अब देखो यहाँ पर तीनों चर थे ना, या तो एक चर हो ही ना, यानी यहाँ पर दो ही चर हो, जड़ होता ही ना, या फिर वो किसी दो से एक चर निरस्त हो रहा हो, निरस्त हो रहा है तो आप इसे जो पूर्व में विधियां बताई गई हैं उससे आप इजी तरीके से इसे सोल्व कर पाएंगे। देखो आपने बड़े ही इजी तरीके से इन चीज़ों को सोल्व भी कर लिया। तो या तो चर हो ही ना, और हो तो वो निरस्त हो जाए, तो ये आपका रूल फर्स्ट है। अब रूल सेकंड में बढ़ते हैं, पहले इसको इतना लिख लीजिए।
अब देखना नेक्स्ट रूल आएगा, ये तो आपने कर लिया, ठीक है। चलिए रूल नंबर सेकंड, यहां से देखिए दोनों आपको हल प्राप्त हो गए। अब रूल सेकंड में क्या कहता है, रूल सेकंड कहता है कि जो प्रथम नियम आपने लगाया है उससे आपको एक हल प्राप्त हो गया। जो प्रथम नियम आप अभी आपने लगाया है, यदि प्रथम नियम से एक हल तो प्राप्त हो जाए, एक हल तो प्राप्त हो जाए, लेकिन दूसरा हल प्राप्त न हो। एक हल मिल गया, जो आपने समीकरण एक निकाली थी वो निकली है, दूसरी आपसे नहीं निकली, तो क्या करोगे, तो आप पहले ही हल को, जो पहला हल है उसका ही प्रयोग करके, जहां पर जो हल नहीं हो रहा था, अब देखो वहां पर हमने कह रहे थे वाई स्क्वायर कटा नहीं, तो वो दूसरे रूल में चला जाता, वहां पर आपको वैल्यू रखनी होती थी, वहां पर क्या करोगे, वैल्यू रख देते जो आपने निकाली थी। अब मान लो एक्स की जो पहली इक्वेशन निकाली, आपने एक्स की वैल्यू आ गई, तो वहां पर एक्स नहीं कट रहा है, तो वहां पर एक्स की वैल्यू रख दो, जो किस रूप में होगी, वाई और आपके जो कांस्टेंट है उसके रूप में होगी, और वहां से आप इसी तरीके से सोल्व कर पाओगे। देखिए क्वेश्चन मैं समझाता हूं, उससे आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो ये रूल सेकंड यही कहता है कि यदि, देखिए इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे तो चिंता करने की जरूरत है नहीं, कि यदि पहले रूल से आपको केवल मात्र एक हल प्राप्त हो जाए, तो दूसरा हल कैसे प्राप्त करोगे, तो जो आप प्रथम दो से आप लेकर हल कर रहे थे, तो वहां से मान लीजिए कटा नहीं, तो वहां पर जो आपने हल निकाला है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके पास फिर उसे सोल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में लिखता हूं, क्वेश्चन है आपके पास dx अपॉन dy, ऐसी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। dx अपॉन y बराबर dy अपॉन x बराबर dz अपॉन z, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप पहला रूल लगाकर देखो क्या क्या उससे सोल्व हो रहा है। रूल फर्स्ट से, यानी प्रथम रूल फर्स्ट क्या कहता है कि दो दो को लेना है, तो प्रथम व द्वितीय से, प्रथम व सेकंड से, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास dx अपॉन y बराबर dy अपॉन x। देखिए चरों का पृथक्करण कर सकते हैं आप, क्या होगा x dx बराबर y dy, और आप समाकलन कर दीजिए। समाकलन करने पर, तो आप समाकलन करोगे तो आपके पास क्या आया, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का इधर ले आते हैं वाई स्क्वायर बाई 2 बराबर एक कांस्टेंट, लेकिन आपको ये कांस्टेंट नहीं रखना, क्या रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये टोटल अचर गए तो यहां पर बच गया आपके पास c1। ये आपके पास एक हल प्राप्त हो गया। अब देखो क्या आप प्रथम और तृतीय लेकर देखो, dx अपॉन वाई, देखिए dx अपॉन वाई और dz अपॉन z, तो क्या यहां पर dy है, dy नहीं है, तो आप समाकलन कैसे करोगे, इसका हल कैसे निकालोगे, तो ये भी सोल्व नहीं होगा। अगर आप प्रथम तृतीय ले लिया, द्वितीय और तृतीय लेते हैं, तो यहां पर देखो dy के नीचे x है, वही पोजीशन, तो आप यहां पर dx नहीं है, तो dx नहीं है तो आप तो यहां से आपके एक खंड आपको प्राप्त हो गया। अब देखो दूसरे से, जो आपके प्रथम और द्वितीय से आपको एक खंड प्राप्त हो गया, अब बाकी आप देखोगे तो आपको कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, हमने चेक कर लिया। तो अब देखो इसी का हल का आपको प्रयोग करना है, तो सबसे पहले आप बराबर मान लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस c1, और इसका अंडर रूट आप कर देंगे x बराबर वैल्यू। अब इसकी वैल्यू काम आएगी, कैसे देखो कैसे काम आएगी, यहां पर देखो अब आप ये दो खंड ले लीजिए, द्वितीय व तृतीय खंड से, ठीक है। देखो कैसे होगा, अब यहां पर dy अपॉन एक्स dz अपॉन z, यहां से जो x की वैल्यू है वो यहां पर आप पुट करोगे, क्या आएगा dy अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस c1, और कांस्टेंट के आप स्क्वायर लगाओ, कुछ करो, कांस्टेंट है कुछ भी हो सकता है, ये कोई फिक्स थोड़ी ना है कि ये होगा, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर देखो dz अपॉन z, अब समाकलन हो सकता है, अब समाकलन हो सकता है, और इसका फॉर्मूला आपको पता है। इसका फॉर्मूला अगर आपके पास 1/√x² प्लस a² हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए
1/√x² प्लस a² dx, ऐसा फॉर्मूला आपको पता है, पढ़ा है आपने, तो वो होगा log x प्लस अंडरूट x² प्लस a²। तो ये आपके पास फॉर्मूला होगा और ये आपका हल प्राप्त होगा। ये आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, तो इस हिसाब से यहां पर y है तो y की जगह क्या आ जाएगा, देखो हल करेंगे तो log y, ये ऐसे है, कहीं आप वो समझ लो मापांक नहीं है, y प्लस का अंडरूट y² प्लस का a², a की जगह क्या है c1², और इधर क्या आ जाएगा dz का log z। ठीक है, अब यहां से log आप काट सकते हैं तो आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आपको प्राप्त हो रहे हैं, ये जो आपको रिजल्ट मिला है y प्लस अंडरूट y² प्लस c1 बराबर z, क्योंकि log से log कैंसिल हो जाएंगे दोनों ओर, तो ये आपके पास जो समीकरण नंबर बनेगा कि y प्लस अंडरूट y² प्लस का c1 बराबर z, ये आपके पास समीकरण नंबर 2 आ गई और ये समीकरण नंबर 1 थी। तो ये दोनों आपकी क्या है, अभीष्ट हल है और ये दोनों स्वतंत्र हैं। तो ये तो हो गया रूल सेकंड। इसके और भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए कि एक चर आपके पास, एक चर से तो आपके पास एक हल प्राप्त हो जाए, अगर दूसरा हल आपको प्राप्त नहीं हो तो आप उसी जो हल आपको प्राप्त हुआ है समीकरण से, उसी का प्रयोग करके आप हल ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे है, इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट जो रूल है रूल थर्ड, उसके बारे में हम बात करते हैं। लिख लो फटाफट। लिख लिया क्या? अब बढ़ते हैं रूल थर्ड में। रूल थर्ड, गुणक लेने हैं अब आपको। अब ऐसे यहां पर देखिए, अब ऐसे हल ले सकते हैं, ऐसे गुणा करवा सकते हैं जिससे आप जोड़ें तो ये नीचे वाले 0 बन जाए और ऊपर वाली वैल्यू बच जाए। तो ऐसे गुणक ले सकते हैं आप, यानी ऊपर नीचे x की गुणा करवा दी, कभी a की गुणा करवा दी, जिस जो भी परिस्थिति बन रही है उसके अनुसार गुणा करा सकते हैं। ये रूल थर्ड कहता है। क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे से आप इस चीज को समझ पाएंगे, रूल थर्ड को। रूल थर्ड देखो, रूल थर्ड में क्या होगा, आपके पास dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r, ये इक्वेशन थी। अब देखो आप गुणा करवा सकते हैं ऊपर नीचे, यही मैंने आपको बताया कि आप गुणक ले सकते हैं। तो गुणक लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए नीचे है L1 dx, आपने ये ले लिया, किसी में आपने M1 dy लिया, N1 dz लिया, और नीचे फिर क्या आएगा, देखिए ऊपर नीचे गुणा करवाई है तो नीचे भी आप गुणा कराओगे। इसके साथ किसकी करवाओगे, P के साथ L1 की, और इसके साथ M1 की, इसके साथ N1 की। तो क्या होगा, L1 P प्लस M1 Q प्लस N1 R। ऐसे ही दो हल ज्ञात करने हैं तो आपको दो गुणक लेने होंगे। तो दो गुणक, दूसरा क्या, L2 ले लीजिए, L2 dx प्लस, देखिए क्वेश्चन से आप सारी चीजें अच्छे से समझोगे, M2 dy N2 dz। मैंने कहा ना जितने क्वेश्चन करोगे ये तो आपका एक प्रकार से थोड़ा सा जो फॉर्मेलिटी है फॉर्मूले की, फॉर्मूला आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसलिए हम करते हैं। बाकी मैं एग्जांपल से आपको इतनी परफेक्ट तरीके से चीजें सिखा देता हूं, आपको फॉर्मूले वगैरह याद ही नहीं रखने की जरूरत। M2Q प्लस N2R, ठीक है। ऐसी दो भिन्न आपके पास प्राप्त होंगी और उससे आपको इक्वेशन सोल्व करना है। यानी जो L1 L2 ये है ना, L1 L2 M1 M2 N1 N2, ये सब क्या है, गुणक हैं। यानी आपने गुणा करवाए हैं जिससे इक्वेशन सोल्व हो जाए और नीचे वाला पार्ट आप जीरो बना दें। नीचे वाला पार्ट जीरो बना दिया तो इसका आप समाकलन कर सकते हैं ना कि ये x का था, तो यहां पर डायरेक्ट आप कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन करवाता हूं तब आप अच्छे से समझोगे इस चीज को। क्वेश्चन करवाऊंगा तो 1 मिनट का काम ही नहीं लगेगा आपको।
और इसके दोस्तों जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डायरेक्ट नोट्स और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं मैं, तो वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन है अब आपके पास, a dx, नीचे है b माइनस सी वाई जेड बराबर b dy c माइनस ए जेड एक्स, ठीक है। c डी जेड a माइनस बी और z वाई एक्स वाई, सॉरी x का y। अब देखो ये आपके पास इक्वेशन है। अब आप कोई सा भी ले लें, रूल फर्स्ट ले लें, तो रूल फर्स्ट से आपकी ये सोल्व ही नहीं होगी, क्योंकि z वगैरह यहां से कटेंगे नहीं। b माइनस सी, सी माइनस ए कैसे सोल्व करोगे, नहीं हो पाएगी। रूल सेकंड से एक वैल्यू आ जाएगी, दूसरी नहीं निकलेगी। तो आपको निकालनी तो दो वैल्यू है, दो रिजल्ट निकालने हैं। तो दो रिजल्ट निकालने के लिए यहां पर देखो क्या करोगे, यहां पर सबसे पहले रूल थर्ड लगाओगे। रूल थर्ड क्या कहता है, गुणक लेने हैं आपको। ऐसा गुणक लीजिए, सबसे पहले यहां पर देखिए कि आप क्या गुणा ले सकते हैं जिससे ये आपका पार्ट कैंसिल हो जाए। ज्यादातर देखिए एक्स वाई जेड ही ऐसे गुणा पाएंगे, एक बटा एक्स, एक बटा वाई, एक बटा जेड ऐसे गुणन पाएंगे। अगर यहाँ पर ए बी देर का है तो ए बी एक्स गुणन पाएंगे, यानी ऊपर नीचे आपको गुणा करवाना है। तो सबसे पहले देखिए यहां से अगर मैं एक्स की गुणा करवाता हूं तो एक्स वाई जेड बी, एक्स वाई जेड बी कहां बनेगा, देखो यहाँ एक्स वाई जेड बी भी बन जाएगा, माइनस का ये प्लस का था तो कैंसिल हो सकता है। यानी एक्स वाई जेड को क्रमशः गुणक लेने पर, क्रमशः गुणक लेने पर, तो गुणक लिया तो यहां पर देखो ए एक्स, ऊपर देखो ए एक्स आएगा और जोड़ना है सभी को, और इसमें क्या लिया है वाई, तो बी वाई डी वाई प्लस का सी जेड डी जेड, नीचे गुणक लिया तो रिजल्ट देखो क्या आएगा। यहां पर इसका x गुणक लिया है तो यानी अंदर आपको एक्स वाई जेड की b के साथ गुणा करानी है, तो डायरेक्ट गुणा करवा रहा हूं मैं, एक्स वाई जेड अंदर गुणा कराओगे b आएगा। देखिए बाहर गुणक आपने x लिया है, ऊपर नीचे x की गुणा करवाई है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक्स वाई जेड सी माइनस का एक्स वाई जेड सी। आगे क्या बचेगा देखो, प्लस में यहां पर क्या गुणक लिया है दूसरे में y, तो एक्स वाई जेड यहां बन गया एक्स वाई जेड सी प्लस का एक्स वाई जेड सी। देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो रहे हैं ना, आगे ऐसे ही होते जाएंगे। माइनस का एक्स वाई जेड ए, एक्स वाई जेड ए, और आगे देखो प्लस का एक्स वाई जेड ए, देखो इसमें भी यही बनेगा क्योंकि जेड लिया है, और यहां पर क्या बनेगा माइनस का एक्स वाई जेड बी। अब देखो एक्स वाई जेड बी से एक्स वाई जेड बी कैंसिल, एक्स वाई जेड सी से एक्स वाई जेड सी कैंसिल, एक्स वाई जेड ए से एक्स वाई जेड ए कैंसिल। तो नीचे क्या बना, जो भिन्न है आपकी ए एक्स डी एक्स प्लस का बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड बराबर 0। अब यहां से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसका समाकलन कर सकते हैं। डायरेक्ट समाकलन करोगे, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन करोगे तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी जेड स्क्वायर बाई 2 बराबर एक कांस्टेंट ले लीजिए C1। ये जेड वाले भी जो नीचे आपके 2 हैं, जो 2 गुणा में है कांस्टेंट, कांस्टेंट को भी आप देखिए ये भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पूरे में शामिल कर सकते हैं, तो आप इसको हटा दोगे तो ये आपके पास एक समीकरण आ गई। अब एक रिजल्ट तो आ गया आपके पास। अब दूसरा ऐसा ही कोई और वैल्यू लीजिए जिससे ये नीचे वाला 0 बन रहा हो, कोई भी वैल्यू ऐसी लीजिए, या फिर नीचे कांस्टेंट बन जाए, काटने पीटने के बाद कांस्टेंट बनेगा तो भी आप सोल्व कर सकते हैं इसे। तो ऐसी कुछ वैल्यू लीजिए जिससे आपका ये कांस्टेंट बन जाए। अब एक तो हल आ गया ना। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं साफ कर देता हूँ। ये तो आपने हल ले लिया, एक्स वाई जेड को ले लिया। अब आपको और गुणक लेना है। आपने एक्स वाई जेड को तो गुणक यहां पर ले लिया। अब आपको देखिए इसके अंदर क्या गुणा ले, अगर मैं यहां पर देखो ए एक्स इसके अंदर बी वाई इसके अंदर गुणा लो, देखो यहां से मैं अगर गुणा कराऊंगा ए बी एक्स वाई जेड, ए बी एक्स वाई जेड कहां बन सकता है क्या, इसमें क्या लेंगे अपन, इसके अंदर सी जेड लेंगे और यहां पर वाई आएगा और बी आएगा। तो देखिए ये बन रहा है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो 0 कट जाएगा। तो आप इसके गुणक ले सकते हैं, गुणक
मैंने कहा ना ए एक्स बी वाई सी जेड, अगर आपके पास ए बी है तो कुछ ऐसा भी ए बी गुणक हो सकता है, एक्स हो सकता है, एक्स तो डेफिनेटली होगा, 1/x हो सकता है। तो आपको ऐसे थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपके पास ये चीजें रिजल्ट आ जाएंगी कि किससे जीरो हो रहा है। तो देखो ऊपर ए एक्स ऊपर नीचे गुणा कराना है तो ए स्क्वायर ऊपर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा ना, कि डायरेक्ट एक्स था, हाँ एक्स एक्स ही आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं था क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में था वो। बराबर देखो यहां पर साथ में जोड़ते चले जाएंगे, प्लस का बी स्क्वायर यहां पर वाई डी वाई प्लस का सी स्क्वायर जेड डी जेड। नीचे देखो क्या बनेगा, यहां पर देखो ए एक्स वाई जेड की अंदर गुणा करानी है तो पहले क्या आएगा ए बी एक्स वाई जेड, इसकी ए एक्स वाई जेड की गुणा अंदर करानी है तो क्या आएगा माइनस का ए सी एक्स वाई जेड। अब ऐसे ही इसके अंदर प्लस का यहां पर वाई बी की तो यहां क्या हो गया बी एक्स वाई जेड की तो बी सी एक्स वाई जेड, और यहां क्या बचेगा माइनस का ए बी एक्स वाई जेड। ठीक है, और आगे देखो इसके अंदर किसकी करानी है, जेड की और साथ में सी की, तो यानी सी एक्स वाई जेड के अंदर गुणा कराओ तो यहां क्या बनेगा प्लस का ए सी एक्स वाई जेड माइनस का बी सी एक्स वाई जेड। अब देखो बी सी एक्स वाई जेड से ये देखो बी सी एक्स वाई जेड माइनस वाले से माइनस ए बी एक्स वाई जेड माइनस ए बी एक्स वाई जेड तो प्लस ए बी एक्स वाई जेड कैंसिल, ए सी एक्स वाई जेड तो ए सी एक्स वाई जेड कैंसिल। तो बचा क्या आपके पास, देखो यहां पर इधर लिखता हूं मैं ए स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर वाई प्लस का सी स्क्वायर जेड और यहां पर डी जेड और ये डी वाई और ये डी एक्स। अब इसका समाकलन कर दो डायरेक्ट, वही प्रोसेस, ए स्क्वायर नीचे तो 2 आएगा, मैं डायरेक्ट उसको कांस्टेंट में ले जा रहा हूं, बराबर 0 है, नीचे जो कांस्टेंट आएगा वो डायरेक्ट इधर देखो। आप सोच रहे हो ये नीचे ये 0 आया है तो 0 टोटल 0 होगा, ऐसा नहीं है, टोटल नहीं होगा ये क्योंकि अन्य तो बन जाएगा 0 का भाग दोगे तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो हल है नीचे वाला पार्ट 0 हो गया तो इधर आपको ले जाना है बस। ठीक है, बस यही काम करना है। ए स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर कांस्टेंट आ गया C2। ये आपके पास समीकरण 2 और ये आपके पास समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 क्या है, समीकरण 1 और 2 इसके अभीष्ट हल आपको प्राप्त हो गए और इससे आप चीजें अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों रूल 3 आपको मैंने करवाए हैं, तीनों रूल आपको अच्छे से करने हैं। इसके क्वेश्चन मैंने और भी नोट्स के अंदर ऐड करके हैं, एक दो चाहे तो एक दो क्वेश्चन और हम कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन और करता हूं मैं इसका आपको, ताकि पूरा अच्छे से ये क्लियर ही हो जाए टॉपिक। डी एक्स जेड एक्स प्लस वाई बराबर डी वाई जेड एक्स माइनस का वाई बराबर डी जेड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब देखो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर तो यहां पर भी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आना चाहिए माइनस का, है ना। तो देखिए कैसे कैंसिल होंगे ये, यहां पर हम किस चीज की गुणा कराएं ताकि ये कैंसिल हो जाए। अब देखो मैं यहां पर जेड एक्स स्क्वेयर अगर एक्स की गुणा कराता हूं तो जेड एक्स स्क्वेयर बनेगा अंदर, यानी एक्स गुणक लेता हूं ऊपर नीचे जेड एक्स स्क्वेयर, तो यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा माइनस जेड गुणक, जब ये कटेगा माइनस जेड एक्स स्क्वेयर। अंदर देखो जेड यहां पर वाई लिया जेड एक्स वाई और यहां पर भी जेड एक्स वाई बन जाएगा, लेकिन यहां पर माइनस वाई लूंगा, माइनस वाई अगर मैंने लिया तो ये बन गया जेड वाई स्क्वेयर और यहां पर मैंने पहले लिया है तो आपका जो पहला गुणक होगा, पहला गुणक एक्स माइनस वाई माइनस जेड गुणक लेने पर तो लो क्या बनेगा, देखो एक्स वाई जेड तो एक्स डी एक्स साथ में ऐड भी करना है, माइनस का वाई तो माइनस का वाई डी वाई और माइनस का जेड डी जेड। नीचे क्या बनेगा, देखो जेड अंदर साथ में गुणा करा रहा हूं, जेड एक्स है ना, देखिए ऊपर नीचे एक्स की गुणा कराई है तो अंदर जेड एक्स स्क्वायर जेड एक्स वाई। ठीक है, इसमें क्या वाई के ऊपर नीचे गुणा कराई है तो देखो क्या बनेगा माइनस वाई की तो माइनस का जेड एक्स वाई और माइनस से प्लस हो गया तो क्या बना जेड वाई स्क्वायर, और यहां पर देखो माइनस जेड के ऊपर नीचे तो माइनस का जेड एक्स स्क्वायर
माइनस का जेड वाई स्क्वायर। तो देखो जेड वाई स्क्वायर से जेड वाई स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर से जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स वाई से जेड एक्स वाई सारे कैंसिल हो गए। बना क्या, एक्स डी एक्स माइनस का वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड बराबर 0। समाकलन करने पर, डायरेक्ट समाकलन करोगे, अब समाकलन करने पर एक्स स्क्वायर, देखिए जो 2 आएगा वो डायरेक्ट कांस्टेंट में, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर C1। ये समीकरण नंबर 1 होगी आपके पास। पहला तो आपके पास रिजल्ट आ गया, पहला जो रिजल्ट ज्ञात करना था वो पहला रिजल्ट आपको प्राप्त हो चुका है। अब दूसरा रिजल्ट आपको ज्ञात करना है। दूसरे के लिए दूसरा ऐसा और गुणक लीजिए जिसके लिए 0 बन रहे हो या फिर कांस्टेंट राशि बने। नीचे कांस्टेंट भी होता है, नीचे यानी काटा पीटी करके आप कांस्टेंट 5 ले आ रहे हैं तो भाग दे सकते हैं, उससे सोल्व हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर 0 बन जाए तो उससे और भी बेस्ट है। तो ऐसी चीज़ें और फाइंड आउट कीजिए। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, कैसे कट रहा है ये। तो देखो यहाँ पर अगर मैं x की गुणा कराता हूँ तो जेड एक्स स्क्वायर, यहाँ अगर मैंने y की गुणा करवाई तो माइनस का जेड वाई स्क्वायर। क्या इससे कटेगा? यहां पर देखो एक और सोच सकते हैं आप, y की गुणा करवा दूं मैं, यहां पर जेड एक्स वाई हो गया। यहां पर भी y की गुणा करवा दूं मैं, यहां x की जेड एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में कि यहां पर देखो मैं y की गुणा करवा दूं, जेड एक्स वाई बन गया, और यहां मैं x की गुणा करवा दूं तो माइनस का जेड एक्स वाई, तो माइनस का जेड एक्स वाई से प्लस का जेड एक्स वाई कैंसिल। यहां किसकी कराई, y की करवाई है ना, देखो तो यहां बचेगा माइनस का जेड वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स की कराई है, जेड वाई एक्स हो गया, जेड एक्स स्क्वायर। और यहां देखो आपने कराई है y की, तो यहां आपके पास प्राप्त होगा जेड वाई स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर आ गया। अब यहां पर डायरेक्ट मैं माइनस जेड की गुणा करा दूं तो दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे, दोनों 0 हो जाएंगे। तो आपको क्या कराना है, देखिए इसमें तो y की कराओ, इसके अंदर x की कराओ और इसके अंदर माइनस जेड की कराओ, तो देखो क्या आएगा, यहां y की ना y dx और यहां हो गया प्लस का x dy और ये हो गया माइनस का z dz। नीचे देखो क्या बचेगा, y की कराई है तो जेड एक्स वाई साथ में गुणा करवा रहा हूं, प्लस का जेड वाई स्क्वायर, यहां प्लस का जेड एक्स स्क्वायर माइनस का जेड एक्स वाई, और इधर माइनस जेड की कराई है तो माइनस का जेड एक्स स्क्वायर माइनस का जेड वाई स्क्वायर। देखो यही बचेगा क्या, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, क्या यही बचेगा? यही बचेगा क्या, देखो अब देखो फिर यहां से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, जेड वाई स्क्वायर से जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर, तो यहां क्या बच गया, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस का जेड डी जेड बराबर 0। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इसका अब आपको डायरेक्ट समाकलन कर देना है। जो गुणक आपने लिए हैं तो इसका आप समाकलन करोगे तो आपके पास देखिए क्या रिजल्ट आ गया। ये किसका समाकलन होता है, अगर आप y dx प्लस एक्स डी वाई करोगे, किसका, यानी अगर आप 2xy का अवकलन करते हो तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। अवकलन और समाकलन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी जो अवकलन होगा उसका समाकलन होगा। तो ये किसका अवकलन है, 2xy, तो ये इसका अगर समाकलन करोगे तो 2xy आएगा आपके पास, और यहां पर बच गया माइनस का जेड स्क्वायर बाई 2, xy यहां पर आएगा xy, क्योंकि देखिए xy x छोड़ दिया dx प्लस वाई dx, यही तो आया है। और यहां पर देखो ये हो गया ना, अब यहां पर 2 की गुणा करा दो, यहां कांस्टेंट आ गया C2, 2xy माइनस का जेड स्क्वायर बराबर C2, ये कांस्टेंट आपने ले लिया। 2 को कांस्टेंट के अंदर ले लो, समीकरण नंबर 2। तो जो समीकरण 1 है और 2 है ये आपके क्या हो जाएंगे, अभीष्ट हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। अभीष्ट हल यही होंगे। तो तीनों रूल हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट रूल हैं, तीनों महत्वपूर्ण रूल हैं और इजी रूल हैं। गुणक वाला तो आप देखिए डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा, आप एक्स वाई जेड से गुणा कराओगे, एक्स वाई माइनस जेड ले लो, बस चीज़ें यही करनी है आपको, जिस रूप में दे उसी रूप में आपको चीज़ें गुणा करानी है। तो उम्मीद है आपको ये क्लासेस पसंद आई हैं, क्लासेस अच्छी लगी होगी। इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सपोर्ट जरूर दिखाएं, और इसके नोट्स है आपको मेरे चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, तो नोट्स भी आप अच्छे से डाउनलोड कर लें। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।